हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। ये है हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की क्विज जो डेली बेसिस पे अब इस चैनल पे आएगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किए गए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि और भी दूसरे जो स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक ये सारे जो सेशंस थे ये हमारे दूसरे वाले चैनल जीके टुडे 2.0 पे हुआ करते थे, लेकिन आज से इसी मेन चैनल पे हम लोग इस सेशन को डेली 6 बजे करेंगे शाम को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यूज सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी फर्दर इंटरेस्टेड है तो वो एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। तो इन लेक्चर्स में हम बेसिकली अप्रोच देख रहे हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और फिर कैसे स्टेटमेंट को थॉरली एनालाइज करना है और फिर करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट विथ सोलर फेनोमेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर फेनोमेना के अलग अलग जो पैटर्न्स या चीज़ें हैं उनके बारे में 4 बातें हैं। आइए इनको देखते हैं कौन सी बात सही है। फर्स्ट है कोरोनल मास इजेक्शन, जिसको आप CME कहते हैं। इट कैन कॉज डिसरप्शंस इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या चीज़ होता है। बेसिकली ये एक मैसिव रिलीज होता है प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स का सन के कोरोना के इनसाइड से। ठीक है, तो क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो इजेक्शंस होते हैं क्या ये डिसरप्शन कॉज करते हैं हमारे सैटेलाइट के कम्युनिकेशन में? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि CMEs जो हैं वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपका जो सैटेलाइट ऑपरेशन है वो डिसरप्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही था। सेकेंड है सोलर फ्लेयर्स आर द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर फ्लेयर्स जो हैं ये मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन माने जाते हैं सोलर सिस्टम के। सोलर फ्लेयर से आप क्या समझते हैं? ये भी एक इंटेंस एमिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सन के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि सोलर फ्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं और इट कैन इफेक्ट आवर प्लैनेट अर्थ एज वेल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है सोलर विंड एज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम द सन्स एटमॉस्फेयर। सोलर विंड चार्ज पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम होता है जो कि सन के एटमॉस्फेयर से रिलीज होता है। बिल्कुल सही है। सोलर विंड जो है वो हमारे मैग्नेटोस्फीयर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं एंड इट कैन कॉज ऑरोराज एज वेल। ओके, फोर्थ है सन स्पॉट आर द एरियाज ऑन द सन सर्फेस दैट आर हॉटर एंड ब्राइटर दैन देयर सराउंडिंग। सन स्पॉट की यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है। सन स्पॉट क्या चीज़ें होते हैं? सन के सरफेस पे ऐसे एरियाज जो कि सन से भी ज़्यादा हॉटर और ब्राइटर होते हैं दैन देयर सराउंडिंग्स। तो नो, क्योंकि सन स्पॉट ऐसे एरियाज को हम कहते हैं ऑल्दो वो सन के सरफेस पे ही होते हैं लेकिन दे आर कूलर। ठीक है, ना कि हॉटर। कूल होते हैं वो और लेस ब्राइट होते हैं अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। और सन स्पॉट बेसिकली इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक एक्टिविटी को और इट कैन अफेक्ट द सोलर रेडिएशन एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे कूलर होना चाहिए था ना कि हॉटर, और यहाँ पे ब्राइटर की जगह पे लेस ब्राइट होना चाहिए था। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका सिर्फ यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द आंसर इज सी ऑप्शन ओनली 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे आपको एक एक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, थॉरली एनालाइज करना है और फिर करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा उसके बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा किस वजह से वो एलिमिनेट हो रहा है। Now question number 2 is with respect to mangroves which of the following statements is are correct? मैंग्रोव्स के बारे में 3 बातें हैं, इनको हमें चेकआउट करनी है कौन सी बात सही है। फर्स्ट है मैंग्रोव्स कैन फिल्टर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर अलाउिंग देम टू थ्राइव इन सलीन एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही है। मैंग्रोव की खासियत जो है वो इस लाइन में लिखी हुई है कि मैंग्रोव्स के पास एक स्पेशलाइज्ड रूट सिस्टम होता है जिससे कि ये सॉल्ट को फिल्टर आउट कर लेते हैं फ्रॉम सी वाटर और ये सर्वाइव कर सकते हैं इसी वजह से हाईली सेलाइन कोस्टल एनवायरनमेंट में आसानी से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है मैंग्रोव्स प्रोवाइड क्रिटिकल हैबिटाट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग फिश, बर्ड्स एंड क्रूस्टेशियंस। ये भी सही है क्योंकि मैंग्रोव्स जो हैं वो एसेंशियल हैबिटाट्स प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी स्पेशीज़ को, जैसे कि फिश हो गई, बर्ड्स हो गई, क्रूस्टेशियंस वगैरह, और ये सपोर्ट करते हैं रिच बायोडाइवर्सिटी को और नर्सरी ग्राउंड भी ऑफर करते हैं बहुत सारे डिफरेंट मरीन ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज होम टू अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ इंडियाज मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या इंडिया के
40% ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलेंगे, नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल में आपको इंडिया के 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जगह यहाँ पे वेस्ट बंगाल होना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट अगेन आपका गलत हो गया, फर्स्ट सेकेंड बिल्कुल ठीक थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द ई-श्रम इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ई-श्रम इनिशिएटिव के बारे में दो बातें हैं, आइए चेकआउट करते हैं। फर्स्ट है द ई-श्रम माइक्रोसाइट्स आर द स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट सीमलेसली इंटीग्रेट द नेशनल ई-श्रम डेटाबेस। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये है द नेशनल ई-श्रम डेटाबेस। क्या जो ई-श्रम माइक्रोसाइट्स हैं ये एक स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि इंटीग्रेट करते हैं नेशनल ई-श्रम डेटाबेस को, तो बिल्कुल सही है ये। ई-श्रम माइक्रोसाइट्स असल में स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं दैट आर सीमलेसली इंटीग्रेटेड विथ नेशनल ई-श्रम डेटाबेस, और ये 2 वे इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं बिटवीन द स्टेट पोर्टल्स एंड द ई-श्रम पोर्टल्स। तो उससे होता क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का वो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है द ई-श्रम माइक्रोसाइट्स प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल एक्सेस टू वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ई-श्रम माइक्रोसाइट्स जो हैं ये मल्टीलिंगुअल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये भी सही है। ई-श्रम माइक्रोसाइट मल्टीलिंगुअल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, और ये जो माइक्रोसाइट्स हैं ये इंश्योर करती हैं कि वर्कर्स के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में, ठीक है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही थी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। Now fourth question is which of the countries are the part of ECOWAS, जहाँ पे इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। यहाँ पे 5 मेंबर कंट्रीज दी हुई हैं, आपको बताना है कि क्या ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं या फिर नहीं हैं। फर्स्ट है यहाँ पे इजिप्ट, देन ट्यूनीशिया, बुर्किना फासो, नाइजीरिया एंड सियरा लियोन। सबसे पहले इकोवास की बात करेंगे अगर हम, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में, और गोल था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, और करेंटली अगर हम देखें तो इसमें 15 मेंबर कंट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे कि गैम्बिया कंट्री है, घाना है, फिर इसके अलावा लाइबेरिया है और नाइजीरिया है, सियरा लियोन है, टोगो है, ये सारी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। तो आप एक बार इन 15 कंट्रीज के जो नेम्स हैं उनको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो इजिप्ट इसका मेंबर बिल्कुल भी नहीं है, फिर ट्यूनीशिया भी नहीं है, और थर्ड है बुर्किना फासो। देखिए बुर्किना फासो का नाम यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हाल ही में 3 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने पहली बार इकोवास की हिस्ट्री में अपने आप को फॉर्मली एग्जिट करवा लिया था, ठीक है, यानी कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है। उसमें से वन ऑफ द कंट्री थी बुर्किना फासो, इसी वजह से आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। फोर्थ है नाइजीरिया और फिफ्थ है सियरा लियोन। तो फोर्थ और फिफ्थ जो है वो सिर्फ इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, बाकी तीनों नहीं हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, आंसर इज 4 and 5 ओनली, ठीक है। कौन कौन सी 3 कंट्रीज थी जिन्होंने हाल ही में छोड़ा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो नाइजर, माली और बुर्किना फासो। याद रखिएगा ये तीनों कंट्रीज ने पहली बार इकोवास की हिस्ट्री में फॉर्मली एग्जिट लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेपा के बारे में 2 बातें हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट 1 कह रहा है द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एम्स टू बूस्ट द ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द कस्टम ड्यूटीज बिटवीन द कंट्रीज। क्या ये पर्पस होता है सेपा का? बिल्कुल सही है। इसका पर्पस होता है ट्रेड रिलेशंस को इन्हांस करना, जहाँ पे 2 पार्टनर कंट्रीज जो इस एग्रीमेंट को साइन कर रही हैं उनके बीच में जो भी गुड्स का ट्रेड हो रहा है उस पर जो भी टैरिफ लगता है उसको रिड्यूस करना या फिर प्रॉपरली एलिमिनेट करना, ठीक है, तो जिससे कि उनके दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी हद तक बूस्ट हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड है सेपा एग्रीमेंट typically include the provision that enhance the cooperation in areas such as investment and services। ये भी बिल्कुल सही है। सेपा एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्रोविजंस मौजूद हैं जहाँ पे कॉपरेशन की बात होती है इन द इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज, जिससे कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन इनका फर्दर प्रमोट हो सके, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। अब हमें ये चेकआउट करना है कि क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का या फिर नहीं। तो स्टेटमेंट 2 में कॉपरेशन की बात हो रही है और स्टेटमेंट 1 में ये बात हो रही है कि किस तरह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में सेपा साइन होता है ताकि जो ट्रेड है वो बूस्ट हो सके
जो भी टैरिफ लगते हैं उनको रिड्यूस या एलिमिनेट करके। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आंसर इज ए ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है या एक भी गलत हो जाता है तो आपको फिर ये चीज़ चेक नहीं करनी पड़ती कि वो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है। Now question number 6 is with respect to fentanyl consider the following statement। fentanyl एक तरह का ड्रग होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या बातें हैं। The first one is it is a powerful synthetic opioid approved by the Food and Drug Administration for pain relief and anesthesia। ये एक पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड है जिसको कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है पेन रिलीफ और एनेस्थीसिया के लिए। सही है ये, क्योंकि फेंटेनिल एक पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है जिसको कि अप्रूव किया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके यूज़ के लिए एज एन एनाल्जेसिक, यानी कि पेन रिलीफ के लिए, और साथ ही हम इसको एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड है इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मॉर्फिन बट हेरोइन इज़ 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फेंटेनिल है ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है मॉर्फिन से, लेकिन ये हेरोइन से वीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 100 टाइम्स मोर पोटेंट है देन मॉर्फिन, लेकिन 50 टाइम्स मोर पोटेंट है देन हेरोइन एज एन एनाल्जेसिक, ठीक है। तो फेंटेनिल असल में मॉर्फिन और हेरोइन दोनों को ही ओवरपास करता है, यहाँ पे हेरोइन इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इस वजह से आपका गलत हो गया, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ओके। Now question number 7 is consider the following statements about the nuclear fusion। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में 3 बातें हैं, आइए इनको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन हैपेंस व्हेन 2 हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ लाइटर न्यूक्लियस रिलीजिंग एनर्जी। यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है उसमें लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जहाँ पे वो मिलके एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, और ये दोनों जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ये हीलियम बनाते हैं, राइट। तो इससे होता क्या है, वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये कहना कि 2 हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई मर्ज करते हैं टू फॉर्म अ लाइटर न्यूक्लियस, ये गलत होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे उल्टा होता है, 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकेंड है इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। क्या यहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है टू ओवरकम द जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्यूज़न में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है। आप मान के चलिए 100 मिलियन केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे सेट करना पड़ता है, जिससे कि जो कूलाम बैरियर है वो ओवरकम हो सके। और कूलम बैरियर क्या है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूसेस मिनिमल लॉन्ग लिव्ड रेडियोएक्टिव वेस्ट अनलाइक फिजन। क्या जो फ्यूजन एनर्जी है उसमें मिनिमल लॉन्ग लिव्ड रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है अनलाइक फिजन? नो, क्योंकि अनलाइक न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन में कोई भी ऐसा लॉन्ग लिव्ड रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। जो मेन बाय प्रोडक्ट है फ्यूजन का इट इज़ हीलियम, जो कि नॉन रेडियोएक्टिव है। ऑल्दो जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसमें ट्रिटियम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और वो प्रोड्यूस करता है कुछ हद तक रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को, लेकिन उनकी जो हाफ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा कम होती है देन दैट ऑफ फिजन वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन एनर्जी ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत था, थर्ड गलत था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट नहीं पूछ रहा बल्कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन ओनली 2, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे क्योंकि इनकरेक्ट थे हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइडल फ्लडिंग। टाइडल फ्लडिंग के बारे में 2 बातें हैं। फर्स्ट है टाइडल फ्लडिंग अकर्स व्हेन अनयूजुअली हाई टाइड सबमर्ज टिपिकली ड्राई कोस्टल एरियाज। कब फॉर्म होता है टाइडल फ्लडिंग? देखिए टाइडल फ्लडिंग तब होते हैं जब हाई टाइड्स नॉर्मल लेवल्स को एक्सीड कर जाते हैं एंड फ्लड एरियाज को भी एक्सीड कर जाते हैं दैट आर यूजुअली ड्राई अलोंग द कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये जो हाई टाइड्स हैं ये हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल ल्यूनार साइकिल या कुछ और भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी है कि टाइडल फ्लडिंग तब होती है जब अनयूजुअली हाई टाइड सबमर्ज होती हैं टिपिकली ड्राई कोस्टल एरियाज को, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है राइजिंग सी लेवल्स वर्सन द टाइडल फ्लडिंग। राइजिंग सी लेवल्स टाइडल फ्लडिंग को और खतरनाक बनाती हैं, बट इट ऑल्सो अकर्स नेचुरली ड्यू टू द ल्यूनर साइकिल। ये भी सही है, क्योंकि टाइडल फ्लडिंग जो है आपकी वो
ल्यूनर साइकिल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, मतलब इसमें रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं टाइड्स में बिकॉज ऑफ ल्यूनर साइकिल, राइट। और जो भी आपके सी लेवल्स राइज होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो भी इसकी फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं और इसकी सीवियरिटी को बढ़ाते हैं टाइडल फ्लडिंग के ओवर टाइम, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट भी बिल्कुल सही था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर हियर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2. Now ninth question is in the context of environmental health consider the following statement. आइए देखते हैं क्या बातें हैं। First है microplastics are defined as the plastic particles having a size between 5 to 10 mm. Microplastics किनको हम कहते हैं? ऐसे प्लास्टिक पार्टिकल्स को जिनकी साइज 5 to 10 mm के बीच में होती है। नो, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स को या ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं जिनका जो साइज है वो 5 mm से कम होता है, ना कि 5 to 10 mm के बीच होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड है नैनोप्लास्टिक्स हैविंग साइज बिटवीन 1 to 5 mm कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। नैनोप्लास्टिक का साइज भी यहाँ पे गलत दिया है क्योंकि नैनोप्लास्टिक्स माइक्रोप्लास्टिक से भी छोटे होते हैं और ये 1 mm से भी स्मॉल होते हैं, ना कि 1 to 5 mm के बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इट कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, सिंपली हमें बस साइज देखना था और ये गलत है, ठीक है। थर्ड है माइक्रोप्लास्टिक कैन एक्यूमुलेट इन ह्यूमन टिश्यूज इंक्लूडिंग द प्लेसेंटा। क्या ये ह्यूमन टिश्यूज में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, प्लेसेंटा तक भी पहुंच सकते हैं? बिल्कुल सही है। रिसेंट जो स्टडीज सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो ह्यूमन टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड साइज की वजह से गलत था, थर्ड वाला सिर्फ सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ओनली 1, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances used in the production of various consumer products, consider the following statement. आइए देखते हैं क्या बातें हैं। फर्स्ट है PFAS are widely detected in drinking water, food and the food packaging materials. क्या ये इन सब तरह के मटेरियल्स में वाइडली डिटेक्ट होते हैं? यस। और ये बेसिकली एक तरह के सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनको आप ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा नॉन स्टिक कुकवेयर है, वाटर रेपेलेंट फैब्रिक है और फूड पैकेजिंग वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो इनके वाइड स्प्रेड यूज़ और परसिस्टेंट की वजह से इनको अब डिटेक्ट किया गया है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, फूड सोर्सेज में और साथ ही फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में, लीडिंग टू ह्यूमन एक्सपोजर डेफिनेटली, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है PFAS डू नॉट ईजिली डिग्रेड इन द एनवायरनमेंट। क्या ये ईजिली डिग्रेड नहीं होते एनवायरनमेंट में? यस। किस लिए नहीं होते? बिकॉज ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। इसमें CF बॉन्ड होता है और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड्स है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो बॉन्डिंग के बारे में तो, जिसकी वजह से ये जो सारे सब्सटेंसेज हैं ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं टू डिग्रेडेशन, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ये इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं और इसी वजह से इनको एक निक नेम भी दिया गया है। क्या नाम है वो? फॉरएवर केमिकल्स का, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। थर्ड है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू PFAS कैन रिजल्ट इन बायो एक्यूमुलेशन विद इन द एनिमल बॉडीज। यस, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी और परसिस्टेंट की वजह से ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के टिश्यूज़ में ओवर टाइम, और बायो एक्यूमुलेशन इनका जो होता है उसकी वजह से पोटेंशियल हेल्थ रिस्क सामने आते हैं, लाइक लीवर डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम के डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी और भी डिजीज़ के चांसेस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बहुत हार्मफुल है ये। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल 3, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद आवर सेशन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आप में से जो लोग भी UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। बस आपको हमारे साथ थोड़ा सा परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कल संडे है, वापस से हम लोग मंडे को मिलेंगे इसी चैनल पे, इसी टाइम पे, इस सीरीज़ में अगले लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.